जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम। आज केमिस्ट्री में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैटर का। और मैटर का हमने फिजिकल कंपोजिशन डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इसका केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संरचना किस तरीके से है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके का ये चार्ट है। केमिकल कंपोजिशन को हमने यहाँ पे डिवाइड किया, और जो केमिकल कंपोजिशन है, सबसे पहले मैटर मैटर हमने डिस्कस किया। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनका मास होता है, वॉल्यूम होता है, उन सारी चीजों को मैटर बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको भी मैटर में काउंट करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमारा सेंस ऑर्गन उनको डिटेक्ट करता है। मैटर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला था फिजिकल एंड सेकंड था केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल के तीन पार्ट्स थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप आते हैं। सबसे पहला आएगा प्योर सब्सटेंस, सेकंड आएगा मिक्सचर, और थर्ड आएगा हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे पास ये केमिकल कंपोजिशन है। और प्योर सब्सटेंस को ही आगे जो है वो हमने डिवाइड करना होता है, चाहे वो आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है, या फिर वो मिक्सचर है। यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये केमिकल कंपोजिशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, फिर है मिक्सचर, और उसके बाद है सॉल्यूशन। या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर हम रासायनिक संरचना के आधार पर अगर इसको डिवाइड करें तो हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में भी डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे और एक ही गुण के होंगे। जो यौगिक है वो दो तत्वों को मिला के बनता है, यानी कि एक एलिमेंट जब दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका कंपाउंड बन जाएगा। और मिक्सचर का मतलब भी मिक्सिंग होती है, लेकिन वो एक फिक्स रेशियो में नहीं होता है। आगे इसको वन बाय वन करके थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पे एलिमेंट। एलिमेंट इज अ फंडामेंटल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब मान के चलो अगर मैंने उसको डिवाइड भी किया तो भी वो क्या रहेगा, सेम कंपोनेंट रहेगा। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मेरे पास आयरन का कोई एक पीस है। आयरन यानी कि लोहा, लोहे की एक रोड है। आपने उसको पिघला दिया या तोड़ दिया, फिर भी वो क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा। ठीक है, आप उसको तोड़ दो, उसको आप पिघला दो, फिर भी वो एट लास्ट तक, अपनी लास्ट स्टेज तक वो कौन से पार्टिकल को ही शो करता रहेगा, बार बार आयरन को ही शो करता रहेगा। यानी कि हम किसी भी तरीके से भौतिक या फिर रासायनिक मेथड द्वारा अगर हम उसको डीकम्पोज कर रहे हैं तो हम उसको किसी नए सब्सटेंस में विभाजित नहीं कर सकते। तो उन सब्सटेंसेस को हम किस में काउंट करते हैं, तत्व में। हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों की बात की गई है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की बात करते हैं, जिसमें कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर तत्व वह पदार्थ है जिसके सभी परमाणुओं का नाभिकीय आवेश समान होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उन सभी के पास अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी कहां से, यानी कि हर किसी एलिमेंट के पास अपने इलेक्ट्रॉन हैं, हर किसी एलिमेंट के पास अपने प्रोटॉन हैं, और हर किसी एलिमेंट के पास अपने न्यूट्रॉन। जितने भी हमारे एलिमेंट हैं वो किस चीज के बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाद में हम इनको एटम या मॉलिक्यूल में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, वो बात की बात है। बट जस्ट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी परमाणु, उनका नाभिकीय आवेश क्या होता है, समान होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उनके अंदर क्या होगा, सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी एलिमेंट के केस में। एलिमेंट्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया। एक है आपके पास मेटल और एक है आपके पास नॉन मेटल। एक जनरल लैंग्वेज में समझा जाए तो मेटल यानी कि धातु ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो शाइनी नेचर के होते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई उनकी स्ट्रेंथ होती है। और यही इससे अपोजिट अगर आप चेंज कर देंगे तो किसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई है कि जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं वो ज्यादातर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती हैं, बट ध्यान रखेंगे मेटल नॉन मेटल के केस में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं।
अब मैं ही अपनी बात से यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेटल जो है वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, तो एक मेटल ऐसी आती है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, वो है लेड, शीशा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड्स होती हैं, ठोस होती हैं, पर अपनी बात से मैं पीछे हट जाऊंगा कि एक मेटल ऐसी भी है जो लिक्विड में पाई जाती है इकलौती, वो है मरकरी, दैट इज पारा, हम जिसको बोलते हैं, थर्मामीटर में यूज किया जाता है। मेटल को अगर आप खींचें, अगर मेटल को आप खींच रहे हैं तो आप उनको पतली पतली तारों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास घर में जो बिजली की तारें होती हैं, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, वो बिल्कुल पतली तारें हैं, तो उसको बोला जाता है डक्टाइल नेचर। किसका नेचर है ये? मेटल का। हम उसको पतली पतली तारों में चेंज कर सकते हैं। एक आता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है पतली पतली शीटों में चेंज करना। जैसे मिठाइयों के ऊपर बर्क लगाई जाती है, एल्यूमिनियम फॉइल है, तो वो क्या बिल्कुल एक पतली शीट है, तो हम मेटल को उसको पीट पीट के, उसको बीट करके हम शीटों में भी चेंज कर सकते हैं। ये उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर किस स्टेट में पाई जाती हैं? सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। अब सॉलिड तो आपको पता है हार्ड होता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो अपने आप में सॉफ्ट हैं, जैसे पनीर होता है ना जेली की तरह, तो उस तरीके से सोडियम और पोटाशियम पाया जाता है। क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था कि सोडियम और पोटाशियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा नेचर शो कर रही है वहां पे? सॉफ्ट नेचर जो है वो शो कर रही है। ठीक है, मेटल्स को हम ओपनली रख सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहा है, हाँ उसमें जंग लग जाता है, वो एक अलग बात है। एल्यूमिनियम है, ओपनली रख सकते हैं, लेकिन जो आपके पास पोटाशियम और सोडियम है हम उनको ओपनली नहीं रख सकते। उनको किस में रखना पड़ता है? मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। ठीक है, कैरोसिन ऑयल में हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो बिल्कुल इससे अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी आ जाएंगी? नॉन मेटल्स की आ जाएंगी। अगर ये सॉलिड है तो ये गैसेज और लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, अच्छा नॉन मेटल की बात करेंगे। नॉन मेटल अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती है, बट एक्सेप्शनल केस क्या आता है? एक नॉन मेटल ऐसी है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेती है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आपने देखा जो हमारे पास लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल होती है, उसके अंदर जो उसका जो भी सिक्का या जिसको जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो उसकी क्लच पेंसिल है वो किस चीज की बनी होती है? वो लेड की बनी होती है। घर में जो घड़ी वाले सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल, ड्राई सेल, उसमें जो बीच में रोड डली होती है वो भी किसकी होती है? वो भी आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। अब ग्रेफाइट बना किस चीज से? ग्रेफाइट बना कार्बन से। कार्बन के दो बेटे, एक बना ग्रेफाइट और एक बना डायमंड। ठीक है, कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी कैसी आनी चाहिए? नॉन मेटल आनी चाहिए। दो उसके बेटे हैं जिनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं बेसिकली, तो दोनों के नेचर अलग। ग्रेफाइट बिल्कुल काला और डायमंड सबसे शाइनी, सबसे चमकदार। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, आसानी से हम पेंसिल को तोड़ सकते हैं, और डायमंड नहीं टूटता है। हीरे को सिर्फ हीरा ही तोड़ सकता है। ठीक है, डायमंड से बिजली पास नहीं होती है, बट ग्रेफाइट से बिजली पास हो जाती है। बोलने का मतलब है कि एक ही चीज से बने हैं, बट दोनों के नेचर क्या क्या है? अलग अलग है। तो केमिस्ट्री आपको जो है कुछ इस तरीके से घुमाएगी। आगे आने वाले जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन केसेस में आप सबसे पहले चीजों को समझेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद कोई और साइंटिस्ट आएगा, बोलेगा ये तो चीज फेल थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट समझो। फिर अगला साइंटिस्ट आएगा, वो आपको समझाएगा, जैसे वो प्रॉपर तरीके से समझ आएगा, अगला साइंटिस्ट बोलेगा ये चीज भी फेल है। ठीक है, एटम की थ्योरी में भी ऐसा ही है, सेम केसेस। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम आए तो मेटल नॉन मेटल के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद बात करेंगे हम कंपाउंड की। ठीक है, एलिमेंट के बारे में हमने बात की, जो तत्व होता है वो बिल्कुल प्योर होगा। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल कंपोजिशन से बनता है, और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को अगर हम किसी डेफिनेट रेशो में या किसी एक निश्चित अनुपात में, किसी एक फिक्स रेशो में अगर ऐड करें तो वो क्या क्या बन जाता है? वो बन जाता है कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अब अपनी मर्जी से ऐड करेंगे तो कंपाउंड नहीं बनेगा, वो बनेगा मिक्सचर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान के चलो एक हाथ में मैंने नमक लिया, एक हाथ में चीनी ली, दोनों को मिक्स कर दिया, उसका पाउडर बन गया। अब अगर वो मैंने क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट के साथ ली है, फिक्स अगर मैंने उसकी रेशियो रखी है, तो वो किस में जाएगा?
वो जाएगा कंपाउंड में। और अगर अपनी मर्जी से ले ली कि 1 चम्मच चीनी का लिया, आधा चम्मच नमक का लिया और ऐसे मिला दिया, तो वो किस में चला जाएगा, वो मिक्सचर में चला जाएगा। तो फिक्स रेशो का होना जरूरी है। जैसे अगर बात करें NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो Na और Cl किसी अपनी फिक्स रेशो में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक हाथ में सोडियम लिया, एक हाथ में क्लोरीन लिया, दोनों को ऐसे ऐसे करके मिलाया तो नमक बन जाएगा, नहीं बनेगा वो, ठीक है। उसके साथ अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी अपनी फिक्स रेशो में ही ऐड होता है। अब रेशो कैसे फिक्स होगी, देखो ये है आपके पास H2O, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। अब आपको इतनी सी चीज ये पता चली कि वाटर किसका बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी कि हाइड्रोजन प्लस जो ऑक्सीजन है वो आपके पास क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस रेशो को चेंज कर दूं, अगर मैं हाइड्रोजन को 2 ले लेता हूं, ठीक है, और ऑक्सीजन को कुछ अनदर मात्रा में अगर मैं ले लेता हूं, तो वो वाटर नहीं बनेगा। फिर वो वाटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वाटर, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेशो मैंने नहीं रखी। वाटर के लिए फिक्स रेशो कितनी होनी चाहिए, 2:1। ये भी हालांकि वाटर की तरह ही आपका बनता है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किया जाता है, बट ये वाटर नहीं बनेगा। अब ये भी चीज किसकी बनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी है, लेकिन क्या मैंने रेशो फिक्स रखी, नहीं रखी, ठीक है। तो जहां पे रेशो फिक्स होती है वो किस में काउंट की जाएगी, कंपाउंड में, और जहां पे रेशो फिक्स नहीं है वो मिक्सचर में, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, जब भी आप मार्केट से कोई दवाई लेते हैं, उस पैकेट के पीछे उसके सॉल्ट लिखे जाते हैं। जैसे पैरासीटामोल ले रहे हैं या आप कोई भी शुगर की, बीपी की दवाई ले रहे हैं, उसमें पीछे उसके सॉल्ट लिखे जाते हैं कि इसमें ये सॉल्ट इतने ग्राम है। आपने देखा होगा जैसे पैरासीटामोल 500 mg आती है, कोई 1000 mg की डोज आती है, तो उसमें वो चीजें फिक्स रखी जाती हैं। अगर हल्का सा भी अमाउंट ऊपर नीचे किया तो मेडिसिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो जहां पे आपको फिक्स चीजों की बात की जाएगी वो क्या आएगा, कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि हम दवाई लेते हैं मार्केट से, कोई भी आप लिक्विड दवाई ले लो, उसके पीछे वो सारी चीजें, बिस्कुट के पीछे भी सारी चीजें लिखी जाती हैं, इसमें इतना % फैट है, इतना % ऑयल है, इतना % उसमें मैदा है, इतना % उसमें बाकी सारी चीजें। अगर वो सारी चीजों को अप डाउन किया जाए तो वो चीज नहीं बन पाएगी। और यही चीज अगर हम चाय के साथ करें, तो चाय में हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से पानी डाल रहे हैं, अपनी मर्जी से चीनी डाल रहे हैं। अगर एक दाना चीनी का अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आई थिंक उसमें चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक दाना कम हो जाए, एक दाना ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर कंपाउंड होगा फिक्स रेशो में, अगर हल्की सी भी चेंजिंग की तो इसका मतलब सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपके पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, ये भी आपका 2 चीजों को मिला के ही बनेगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिला के बनता है, लेकिन बिना किसी निश्चित अनुपात के। इसमें कोई भी रेशो जो है वो फिक्स नहीं होती है, कोई भी रेशो फिक्स नहीं होगी। तो जहां पे फिक्स रेशो नहीं है उसको हम किस में काउंट करते हैं, मिक्सचर में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया गया है एयर, तो एयर में क्या कोई फिक्स रेशो है, हमारे आसपास जो एयर है, ठीक है, आपको इतना तो पता है कि 78% क्या है हमारे आसपास, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन। बट ये तो हमारे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर इस रूम की बात की जाए तो मैं क्या यहाँ पे बता सकता हूँ कि नाइट्रोजन इतने % और ऑक्सीजन इतने % है, वो अपनी मर्जी से है, किसी फिक्स रेशो में नहीं है वो। तो हम उसको किस में काउंट करते हैं, मिक्सचर में काउंट करते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मिक्सचर से आपके पास फिर बाद में होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एक नई डिस्कवरी आती, जो कि हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपका शॉर्टकट ये बन रहा है कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसमें एक ही प्रकार के तत्व हैं। लोहे को पिघलाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, जो कि फिक्स रेशो में होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सारी की सारी नई हो जाएंगी। अब प्रॉपर्टीज नहीं होने का मतलब क्या, देखो मेरे पास है सोडियम और मेरे पास है क्लोरीन, दोनों अलग अलग हैं। सोडियम के पास अपने गुण, क्लोरीन के पास अपने गुण। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन भी एक तत्व है। सोडियम को हम क्या ओपनली रख सकते हैं,
नहीं रख सकते। लेकिन जब दोनों को कर दिया जाए मिक्स किसी एक फिक्स रेशो में तो बन गया NaCl। NaCl का मतलब है सॉल्ट यानी कि नमक। तो आप खुद एक चीज बताओ, क्या नमक को ओपनली रख सकते हैं? आसानी से रख सकते हैं। यानी कि उस केस में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सारी की सारी चेंज होगी। हम सोडियम को हवा में नहीं रख सकते, सोडियम को किस में प्रिजर्व करके रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। तो उसी तरीके से जब हमने फिक्स रेशो में चेंज किया तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज कैसी आ जाती हैं? नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नेक्स्ट, मिक्सचर की अगर बात करें तो कोई भी रेशो फिक्स नहीं होती है, नो रेशो फिक्स, और उसमें अपनी मर्जी से हम कोई भी चीज डाल सकते हैं, बट उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऐसी की वैसी रहेंगी, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। मिक्सचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए चाय हम बनाते हैं, 1 चम्मच चीनी का अगर आप ज्यादा डाल देते हैं तो हल्का सा क्या होगा, सिर्फ मिठास में चेंज आएगा, स्वीटनेस में चेंज आएगा हल्का सा। 2 दाने अगर आपने कम डाले हैं चीनी के या 2 दाने आपने नमक के कम डाले हैं तो वो ज्यादा चेंज नहीं पड़ता, सिर्फ टेस्ट में फर्क आएगा, बट वो रहेगी क्या? चाय रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज कंपाउंड के साथ की जाएगी तो पूरा का पूरा नेचर ही क्या हो जाता है उसका, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया, और बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास यही थी कि अगर सिंगल सब्सटेंस का वो बना है तो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट। टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118। पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी मेंडलीफ ने, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी मोसले ने। 118 में से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, नेचुरल हैं, और बाकी जो बच गए वो हमने खुद लेबोरेटरी में तैयार किए हैं। ठीक है। और एलिमेंट जितने भी हैं उन सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेज हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मैंने आपको बताए कि जैसे जो मेटल्स हैं वो ज्यादातर सॉलिड नेचर की होती हैं, बट एक मेटल ऐसी है जो आपकी लिक्विड नेचर की है, वो है मरकरी। मेटल जितनी है वो सारी की सारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसमें से सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर माना जाता है वो है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और जो सोना है गोल्ड उसका सिंबल होता है Au। ठीक है। यही चीज अगर हम नॉन मेटल के साथ कवर करें तो नॉन मेटल में भी एक लिक्विड सब्सटेंस आता है, लिक्विड एलिमेंट आता है, वो है ब्रोमीन। और ब्रोमीन इतनी पावरफुल है कि अगर आप ब्रोमीन के अंदर आयरन को डालेंगे तो वो पूरी तरह से उसको खत्म कर देगा, गला देगा उसको। मतलब ब्रोमीन के अंदर अगर हम हड्डियों को डिसॉल्व करें तो वो जो बोन है उसका जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा वहां, पूरी तरह से उसको वो खत्म कर देती है। ठीक है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बेस्ट कंडक्टर है आपका सिल्वर, बट एक मेटल ऐसी है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वो है लेड, और जिसका सिंबल होता है पीबी। शीशा हम नॉर्मली इसको बोलते हैं लेड यानी कि पीबी। ठीक है। ध्यान रखेंगे आपके पास एक कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया था, लेड पेंसिल। लेड पेंसिल को हम कच्ची पेंसिल बोलते हैं नॉर्मली, बट जो लेड पेंसिल है वो लेड की नहीं बनी है, वो एक्चुअल में किसकी बनी है? वो बनी है ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट सेशन में हम फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।